આગળ વધીએ અને વધુ વાતચીત કરીએ આપણી સાથે સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને સીईओ सुनील सुब्रमण्यम जोड़ाई रहा है। सुनील जी आपનું स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून सर। और सबसे पहले तो कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे और एक नया प्रोडक्ट एनएफओ जो है वो हम लेकर आए हैं और डेफिनेटली इंटरेस्टिंग समय पर लेकर आए हैं क्योंकि सारे जो विश्व की नज़र है वो अब भारत पर है। ग्रोथ के लिए जो है वो भारत के अलावा और कोई चीज़ जो है वो अब लोग ध्यान में नहीं रख रहे हैं और उस समय आप फ्लैक्सी कैप फंड लेकर आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है सर। समझाइए सर कैसे काम करेगा और किस टाइप के लोगों के लिए ये एनएफओ सही रहेगा सर। देखिए अब क्या होगा कि इक्विटी एक अच्छा असर क्लास है निवेश करने के लिए, क्योंकि जो करेक्शन हुआ था मार्केट में वो रिवर्स हो रहा है और एफआईएस जो पैसा निकल रहे थे इंडिया में वो अभी वापस आ रहे हैं। इसके मेन कारण क्या है कि इंडिया एक ग्रोथ स्टॉक है एफआई के पोर्टफोलियो में, और ग्रोथ स्टॉक के लिए ग्रोथ का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, मगर क्या हुआ था कि वैल्यू के अंदर जो तेल के दाम में बढ़त थी वो इंडियन एज ए स्टॉक इंडिया के लिए अच्छी नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने पैसा निकाला। अब जैसे ही वहाँ पे इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया एडवांस देशों में, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो नेचुरली वो एक रिसेशन को सामने ला रही है और रिसेशन का अल्टीमेट होगा तेल की दाम में गिरावट। वो इंडिया के लिए एक ग्रोथ स्टॉक के लिए और क्या बेहतर हो सकता है कि हमारे लिए मेन इनपुट जो है 85% जिसको हम इंपोर्ट करते हैं वो आज सस्ता बनते जा रहा है। तो इंडिया के लिए बहुत स्वीट स्पॉट है, गुड ग्रोथ एट द सेम टाइम कॉस्ट रिलेटेड इंपैक्ट भी इंडिया में कम हो रहा है। तो इक्विटी के लिए वक्त सही है, तो पोर्टफोलियो के लिए क्योंकि एक ब्लेंडेड अप्रोच की जरूरत है, क्योंकि जैसे आपको पता है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में ऑलवेज मिड एंड स्मॉल कैप्स बहुत बेनिफिट लेते हैं और इनकी ईपीएस ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ से कई गुना ज्यादा आ जाती है। मगर एट द सेम टाइम अभी एफआईएस बाहर गए, 2.5 लाख करोड़ उन्होंने अक्टूबर लास्ट ईयर से निकाला हमारे मार्केट से, उनकी वापसी आ रही है, वो लार्ज कैप को सपोर्ट दिलवाएगी। तो ऐसे एक ब्लेंड में लार्ज मिड और स्मॉल तीनों को पोर्टफोलियो में शामिल करना एक बहुत जरूरी बात होती है। अब कितना लार्ज, कितना मिड, कितना स्मॉल, ये तो आपको बहुत कंफ्यूज में ला सकता है, क्योंकि आप सोचेंगे कि अरे एफआईएस आएंगे तो खाली लार्ज कैप भागेंगे, नहीं, क्योंकि जब एफआईएस आते हैं और लार्ज कैप खरीदते हैं उनकी वैल्यूएशन बढ़ती है, तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड लार्ज कैप उनको बेचकर उस पैसे को रीडिप्लॉय करती है मिड एंड स्मॉल कैप में, जहां में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। तो एट द सेम टाइम लार्ज कैप के बढ़ने के समय मिड और स्मॉल कैप भी बढ़ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और रिलेटिव वैल्यूएशन मिड एंड स्मॉल कैप को देखकर एक ब्लेंडेड पोर्टफोलियो ऑफ लार्ज मिड एंड स्मॉल ही इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। और इसमें एडवांटेज क्या है कि वो रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को एक सही तरह से मैनेज करके निवेशक को प्रोटेक्ट भी कर सकता है एक डाउन साइड में, क्योंकि लार्ज कैप की स्टेबिलिटी आके सपोर्ट करेगी। तो ये ऐसे निवेशक के लिए है जो इक्विटी में अपना निवेश करने की जरूरत है, उनको चाहते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि इक्विटी मार्केट में रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है, मगर एक प्रोफेशनल एडवाइस और डिवर्सिफिकेशन अक्रॉस लार्ज मिड एंड स्मॉल जो ये फंड दिलवाएंगी, उनको एक अच्छा जर्नी, एक स्मूथ जर्नी, यानी अंग्रेजी में हमने इस फंड का नाम दिया है ऑप्टिमाइजिंग अपॉर्चुनिटीज, यानी अपॉर्चुनिटी लार्ज मिड और स्मॉल तीनों में है, उसको ऑप्टिमली कैसे चुना गया गया और इन्वेस्टर को एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, इन्फ्लेशन बीटिंग पोटेंशियल को भी सपोर्ट किया जाए। तो यही होगी इस फंड की मकसद कि हम हर महीने इस पोर्टफोलियो को रिवैल्यूएट करेंगे। 55 से 70 स्टॉक में होंगे, जिसमें लार्ज कैप का बिटवीन 50 to 80% होगा और बाकी के मिड एंड स्मॉल कैप में हम मिड कैप को दुगना और स्मॉल कैप को आधा मिड कैप का पोर्टफोलियो ज़्यादातर बनाएंगे और इस फ्लेक्सिबिलिटी के जरिए हम इन्वेस्टर्स को एक अच्छा इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस इक्विटी मार्केट में दिलवाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो सुनील जी कौन से प्रकार के सेक्टर्स जो हैं वो इसमें ज़्यादातर हम अगर देख पाएंगे, क्योंकि अब देख रहे हैं इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश में है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे जगह पर है, टैप इन करने की कोशिश में है, तो कौन से प्रकार के सेक्टर आप ध्यान में रखेंगे इन एनएफओज के लिए? देखिए प्राइमरीली हम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इन्वेस्टमेंट साइकिल से शुरुआत होते हुए देख रहे हैं। अभी गवर्नमेंट की कैपेक्स की थ्रस्ट तो सबको पता है, उसके साथ पीएलआई स्कीम में जो उन्होंने परमिशन दी है 14 सेक्टर में कंपनियों को, वहाँ पे भी एक्शन शुरू हो गया है, तो वहाँ पे भी करीबन 2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में। और तीसरी प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देश की भी 72% तक बढ़ गई है, तो कैपेसिटी क्रिएशन, नई कैपेसिटी क्रिएशन प्राइवेट सेक्टर में भी शुरू हो गई है। तो तीनों से एक कैपेक्स इन्वेस्टमेंट साइकिल को बूस्ट देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम जो आज $2000 के लेवल पे धीरे धीरे बढ़कर इस डिकेड के अंदर करीबन $5000 तक पहुंच सकते हैं। तो
तो उस ग्रोथ में हम डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त देख रहे हैं। यही आपने कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना ऐसे देशों में देखा है कि 2000 से जब पार करती है अपना पर कैपिटा इनकम और आगे बढ़ती है तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन को एक बहुत स्ट्रांग बूस्ट मिलता है। अब ये पर कैपिटा इनकम की राइज के स्टोरी के पीछे एक तीसरा सेक्टर बहुत बेहतर दिख रहा है, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। क्योंकि जैसे आम आदमी की तनख्वाह और इनकम बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसकी सेविंग्स की पोटेंशियल भी ज़्यादा बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स की और फाइनेंशियल सर्विसेज को बूस्ट देती है। एट द सेम टाइम डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए बैंक फाइनेंसिंग की जरूरत है। तो एक वेल कैपिटलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम जो हमारे पास है वो इस जर्नी को भी फाइनेंस करेगी। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज भी एक अच्छा सेक्टर होगा पिक करने के लिए। तो मोस्टली आप देखेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गुड्स और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, 3 मेन पिलर्स होंगे इस फंड के आगे वाले सेक्टर्स। डेफिनेटली, तो ये सारे मुद्दे हैं जो हमें ज़रूर ध्यान में रखने हैं। तो डेफिनेटली सर। और सुनील जी, आखिर में भारत ऑब्वियसली 75 साल पूरे कर रहा है और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। आपने ऑलरेडी बताया कि विदेशी जो इन्वेस्टर्स है वो भी वापस आ रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन अब डेफिनेटली इंडिया एज अ ग्रोथ स्टोरी देखने जाएं तो कोई ये डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी अगर हम देखें तो डील करना हमें आता है, इतने सालों का प्रैक्टिस है। लेकिन बाकी सारे देश जो है वो अब जाके इन्फ्लेशन से थोड़ा सा जूझने लगे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर देखें तो इन्फ्लेशन पीक भी बहुत जल्दी हो रहा है। सुनील जी। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। और इन्फ्लेशन में हमारी याद रखने की ज़रूरत है कि फूड का ऑलमोस्ट आधा कंपोनेंट होता है सीपीआई के अंदर, और उस फूड के अंदर मानसून भगवान का हाथ होता है। तो मानसून का भी आउटलुक आज अच्छा चल रहा है। तो वो एक, अगर अगले 6 मंथ्स की बात देखें, मैं इन्फ्लेशन को ईज आउट हुए देख रहा हूँ। और शक्तिकांता दास जी ने भी जनवरी, फरवरी, मार्च में 5.8 का नंबर बताया है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का। तो 6 के अंदर आएगी। तो जब 6 के अंदर आ जाती है तो रेट हाइक की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि 6 के ऊपर होते ही रेट हाइक का एक एक्सक्यूज या एक रीजन मिलता है आरबीआई को। तो मैं रेट हाइक साइकिल को भी दिसंबर के साथ बाद ईज होते हुए देख रहा हूं। तो नेचुरली वो इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी खबर है और देश के लिए भी ग्रोथ के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल। सुनील जी, एक क्विक व्यू मैं आपसे चाह रहा हूं हमारे एनबीएफसीज के लिए, क्योंकि थोड़े से कंसर्न्स जो रेट बढ़ने लगे, जैसे कि गोल्ड फाइनेंसिंग है, उन सब चीज़ों में थोड़े से चिंताएं होने लगी हैं, क्योंकि उनके मार्जिन्स पर सीधा असर होता है। आप कैसे देख रहे हैं ये सारे एनबीएफसीज को? थोड़े से पोटेंशियल यहाँ पर हैं, लेकिन कहीं कहीं पर रिस्क भी है, तो इसे कैसे मैनेज किया जाए? तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो डिमांड अगर स्ट्रांग होती है, ये इनकी फाइनेंसिंग ज़्यादातर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के स्पेस होके, रिटेल फाइनेंसिंग, ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन्स, गोल्ड लोन्स, ऐसे चीज़ में। तो उसमें क्या है कि डिमांड बढ़ेगी अगर एक व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ेंगी कि मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट्स खरीदूँ। तो ये रेट हाइक जो उनके लिए कॉस्ट ऑफ फंडिंग में हो रहा है उसको ईएमआई के जरिए पास ऑन करना डिपेंड ऑन कि कैसे डिमांड रिकवर होता है। और अभी मैंने बताया कि 72% बाकी वापस पार चुकी है हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी डिमांड में बढ़ते हुए देख रहा हूँ। और 2 समर इसके पीछे वॉश आउट रहे हैं डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। कोविड के कारण दोनों समर्स में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। तो आने वाले समर में मैं एक पेंटअप डिमांड एक्सप्लोजन देख रहा हूं। तो उसके कारण जो भी है ईएमआई में थोड़ी बहुत बढ़त वो कंज्यूमर्स को खरीदने से मना नहीं करेगी, और वो अपना प्रोग्राम जो है कार बदलने का या नया रेफ्रिजरेटर खरीदने का वो मेरे ख्याल में जारी रखेंगे और दुगने स्पीड से करेंगे। तो ये एनबीएफसीज के लिए जो कॉस्ट ऑफ फंड्स में आप राइज देख रहे हैं वो डिमांड के सिचुएशन सुधरते हुए मैं उनकी पास ऑन की एबिलिटी आसान समझता हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये एक एरिया को रीच करते हैं जहां बैंकिंग का एक्सेस नहीं है, क्योंकि एनबीएफसी का एक रीच होता है जो बिलो दी AAA क्लास जो बैंक्स जनरली कोड करते हैं। तो यहाँ पे रेट सेंसिटिविटी भी कम होती है। एक AAA कस्टमर जिसका सिबिल स्कोर बहुत बढ़िया वो रेट के लिए शॉपिंग करता है। मगर एक आम आदमी जो मिडिल इनकम में हो और उसकी अच्छाएं बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादातर ये ईएमआई के ऊपर उतना ध्यान नहीं देता है। तो मेरे ख्याल में बाय एंड लार्ज गुड क्वालिटी एनबीएफसीज ये रेट कॉस्ट जो इनकी बढ़ रही है उसको पास ऑन करने की स्थिति में रहेंगे। तो इसलिए मैं उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे थोड़ा दबाव देख रहा हूँ, पर उतना नहीं कि उनके दाम इतने गिर जाएंगे शहर में, ऐसा। तो वो सेक्टर में क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, कैपिटलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। जो साइज बड़ा है, उनका कैपिटलाइजेशन बड़ा है और पोर्टफोलियो को अच्छी तरह रिस्क मैनेज करते हैं, ऐसी एनबीएफसीज के लिए मैं कोई दिक्कत नहीं देख रहा हूँ।
ठीक है सर, एक आखिरी सवाल मेरा शॉर्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा। जो कंज्यूमर स्पेंडिंग्स जिसे आपने बोला, एफएमसीजीज पे पर्टिकुलरली व्यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल वगैरह के लिए प्रॉब्लम्स रहे थे उनके, लेकिन अब ईज आउट हो रहा है, तो ये एफएमसीजी पर भी एक छोटा सा व्यू सर आपकी तरफ से। एफएमसीजी ऑलवेज एक सेफ्टी ओरिएंटेड पिक पोर्टफोलियो में ज़रूरी है, कभी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और पिछले 6-7 महीने में जो कमोडिटी प्राइस की इंक्रीज थी ना, वो उसको पूरी तरह पास ऑन नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ा दबाव था उनके मार्जिन। बट द सेम टाइम उन्होंने बहुत अच्छा एक टैक्टिक्स इस्तेमाल किया है जिसका नाम है श्रिंकफ्लेशन। क्या होता है श्रिंकफ्लेशन? यानी पैकेज साइज को धीरे धीरे गिराओ मगर दाम को वहीं पे रखो। तो ये एक तरीका हो गया कि प्राइस इंक्रीज को पास ऑन करना। तो 100 ग्राम्स की पैकेज थी उसको 90 पे करा दो, फिर 80 पे, फिर 75 पे, ऐसा धीरे धीरे वो कॉस्ट इंक्रीज को पास ऑन करने की स्थिति में रहे हैं श्रिंकफ्लेशन के कारण। और अब जब कमोडिटी प्रेशर्स ईज हो रहे हैं और ग्लोबल फूड प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं और एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिन में और भी ईज होंगे, तो उनके लिए मार्जिन्स के लिए ये सपोर्टिव होगी। और अगर वो डिमांड को थोड़ी स्लो डाउन होती दिख रहे हैं तो प्राइस कट करके इंप्रूव करने के लिए भी उनके पास ताकत आएगी। तो एफएमसीजी एक सेफ्टी ओरिएंटेड मैं मानता हूं पिक होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, मगर सुपर ग्रोथ उसमें जस्ट एक्सपेक्ट न कीजिए, क्योंकि जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तो कंपोनेंट जो एफएमसी में जाता है एक आम आदमी के, वो गिर जाता है और ज्यादातर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के ऊपर ध्यान ज्यादा आता है। तो एक सेफ्टी पिक में जरूर एफएमसी शामिल, मगर ग्रोथ में मैं डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन को प्रेफर करूंगा।